नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान अमेरिका इसराइल युद्ध के बीच खाड़ी देशों के पानी पर खतरा, डिसैलिनेशन प्लांट बने रणनीतिक टारगेट। IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तेल टैंकर को बनाया निशाना। पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति ने मांगी माफी। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका इसराइल में जारी युद्ध के बीच खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट एक बड़े रणनीतिक मुद्दे के रूप में सामने आए हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े ऐसे संयंत्रों में से 8 अरब प्रायद्वीप के तट पर हैं और ये दुनिया के लगभग 60% डिसैलिनेटेड पानी का उत्पादन करते हैं। हर दिन करीब 10 करोड़ लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। कुवैत का लगभग 90%, ओमान का 86% और सऊदी अरब के कई शहरों का करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांटों से आता है। हाल ही में ईरानी मिसाइल के मलबे से UAE के फुजैरा में बिजली स्टेशन को नुकसान और कुवैत के दोहा वेस्ट वाटर कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना हुई, लेकिन किसी भी डिसैलिनेशन प्लांट को सीधे निशाना नहीं बनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान की एक तरह की चेतावनी हो सकती है कि जरूरत पड़ने पर वह पानी की सप्लाई रोक सकता है। यदि ये संयंत्र बंद हो जाते हैं तो खाड़ी के अमीर तेल निर्यातक देशों में भी कुछ ही दिनों में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो सकता है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने खाड़ी में एक तेल टैंकर को निशाना बनाया है जो होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया कि प्राइमा नाम के तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया क्योंकि उसने IRGC नेवी की बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। चेतावनी में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर रोक की बात कही गई थी। IRGC ने यह भी कहा कि वह विरोधी देशों के तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने नहीं देगा। गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए सबसे अहम रास्तों में से एक है। दुनिया में तेल और गैस का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से यह रास्ता लगभग बंद हो गया है। ईरानी शासन ने इस हफ्ते धमकी दी थी कि जो जहाज यहां से गुजरने की कोशिश करेंगे उन्हें आग लगा दी जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान के सरकारी टीवी पर एक वीडियो मैसेज में कहा है कि मुझे लगता है कि उन पड़ोसी देशों से माफी मांगना जरूरी है जिन पर हमला हुआ। पड़ोसी देशों पर हमला करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने शांति और सुकून कायम करने के लिए क्षेत्र में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सेना को ईरानी नेतृत्व का एक फैसला जारी किया गया है कि अब से पड़ोसी देशों पर तब तक हमला न करें जब तक कि पहले ईरान पर हमला न हो। पेजेश्कियान ने कहा कि जो लोग इस मौके का फायदा उठाकर ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं उन्हें साम्राज्यवाद की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल या अमेरिका को समर्थन देना सम्मान और आज़ादी का जरिया नहीं है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ है। एक ड्रोन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरता दिखा। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में धमाका और टर्मिनल के पास धुएं का बड़ा गुब्बार दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक शख्स यह कहते हुए सुना जा सकता है कि एक और ड्रोन। धमाका किस जगह हुआ यह साफ नहीं है, लेकिन संभव है कि यह एयरपोर्ट के कॉन्कोर्स A के पास हुआ। दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस ने एक्स पर लिखा कि दुबई अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मलबा गिरने के बाद हुई छोटी घटना को सफलतापूर्वक काबू कर लिया गया है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन रिपोर्टों को भी गलत बताया जिनमें दावा किया गया था कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोई घटना हुई है। दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस ने ताज़ा संदेश भी शेयर किया है जिसमें शनिवार दोपहर से उड़ानें शुरू होने की जानकारी दी गई है। ईरान में रहस्यमय भूकंप, क्या पर्दे के पीछे चल रहा परमाणु परीक्षण? ईरान के रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से 74 किलोमीटर पश्चिम में 7 मार्च को 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। 4 दिनों के भीतर संवेदनशील परमाणु क्षेत्रों के पास यह दूसरा भूकंप है। इस घटना के बाद इंटरनेट पर नई बहस और अटकलें शुरू हो गई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसराइल और अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध के बीच ईरान ने कोई परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे केवल एक प्राकृतिक भूकंप बताया जा रहा है, लेकिन परमाणु ठिकानों के करीब बार बार आ रहे इन झटकों ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। बहुत बड़ा हमला करने वाला है ईरान, खामेनेई के अकाउंट से पोस्ट की गई डराने वाली तस्वीर। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक बेहद डराने वाली पोस्ट की गई है। यह पोस्ट खामेनेई की मौत के बाद पहली बार की गई और इसकी भाषा साफ तौर पर भीषण चेतावनी वाली है।
इस पोस्ट में ग्राफिक्स के जरिए मिसाइल बनाने से लेकर उसके टारगेट पर प्रहार करने तक की प्रक्रिया दिखाई गई है। कैप्शन में लिखा है, ज़ायोनी शासन यानी इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और इंशाअल्लाह इसके नतीजे उस शासन को बेबस कर देंगे। यह चेतावनी इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ईरान के नए सैन्य अधिकारी लगातार बदले की कसम खा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल शब्दों की जंग नहीं है, बल्कि ईरान की ओर से किसी बहुत बड़े और विनाशकारी हमले का सीधा संकेत है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों में नबीचिट में इसराइली हमलों में 16 लोग मारे गए हैं। एक स्पोक्स पर्सन ने रॉयटर्स को बताया कि मरने वालों में शुक्रवार को हुए हमलों के साथ साथ रात भर हुई तेज बमबारी में मारे गए लोग भी शामिल हैं और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। तो सिक्योरिटी सोर्स ने रॉयटर्स को बताया कि मरने वालों में सेना के 3 जवान भी शामिल हैं। इसराइली हमलों में पूरे लेबनान में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और खाली करने के ऑर्डर की वजह से लगभग 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पत्रकार की हत्या के मामले में किया गया बरी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। इससे पहले 2019 में विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें और 3 अन्य आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह मामला उस समय शुरू हुआ था जब छत्रपति ने अपने अखबार पूरा सच में डेरा मुख्यालय में महिला अनुयायियों के कथित यौन शोषण से जुड़ा एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया था। अक्टूबर 2002 में उनके घर के बाहर उन्हें गोली मार दी गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि हत्या के मामले में राहत मिलने के बावजूद राम रहीम फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि 2017 में उन्हें अपनी 2 शिष्याओं से दुष्कर्म के मामलों में 20 साल की सजा सुनाई गई थी और वे हरियाणा की सोनारिया जेल में बंद हैं। उनकी सजा के बाद से अब तक उन्हें कई बार पैरोल और फरलो भी मिल चुकी है, जिस पर राजनीतिक विवाद भी होता रहा है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन करेगी टीएमसी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कहा है कि वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए जाने वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन करेगी। यह प्रस्ताव 9 मार्च को संसद के बजट सत्र के दोबारा शुरू होने पर चर्चा के लिए रखा जाएगा। करीब 118 विपक्षी सांसदों ने स्पीकर को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है और उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा, तभी इस पर चर्चा और वोटिंग हो सकेगी। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने कई मौकों पर विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका और कुछ मामलों में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल होने के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम मानी जा रही है। ईरान इसराइल युद्ध की कवरेज पर सरकार सख्त। न्यूज चैनलों की टीआरपी पर 4 हफ्ते की रोक। अमेरिका, इसराइल और ईरान में चल रहे युद्ध की खबरों के बीच भारत में मीडिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की रिपोर्टिंग पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी पीआरसी से कहा है कि वह फिलहाल टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्ट जारी न करे। यह रोक अभी 4 हफ्तों के लिए लागू रहेगी या तब तक रहेगी जब तक सरकार कोई नया आदेश जारी नहीं करती। सरकार का कहना है कि इसराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की कवरेज में कुछ टीवी चैनल बहुत ज्यादा सनसनी फैला रहे हैं। खबरों को ज्यादा चटपटा और रोमांचक बनाने के लिए कई जगह अटकलों और अपुष्ट जानकारी को भी प्रसारित किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक ऐसी कवरेज से आम लोगों में डर और घबराहट फैल सकती है, खासकर उन परिवारों में जिनके रिश्तेदार या परिचित युद्ध प्रभावित इलाकों में रहते हैं। यही वजह है कि सरकार ने फिलहाल टीआरपी रिपोर्टिंग पर रोक लगाने का फैसला लिया है ताकि चैनल सिर्फ रेटिंग की दौड़ में सनसनीखेज खबरें दिखाने से बचें। अब इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या टीआरपी की होड़ में कुछ टीवी चैनलों ने मीडिया की नैतिकता यानी मीडिया एथिक्स को पीछे छोड़ दिया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर हुआ 60 रुपए महंगा। ईरान पर थोपे गए युद्ध का असर। वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण भारत में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार 7 मार्च से गैर सब्सिडी वाले घरेलू यानी 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़कर दिल्ली में 913 रुपए कर दी गई है, जो पहले 853 रुपए थी। यह पिछले 11 महीनों में दूसरी बार बढ़ोतरी है। इससे पहले अप्रैल 2025 में 50 रुपए बढ़ाए गए थे।
नई कीमतों के मुताबिक मुंबई में सिलेंडर 912.50 रुपए, कोलकाता में 939 रुपए और चेन्नई में 928.50 रुपए हो गया है। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 114.5 रुपए बढ़कर दिल्ली में 1,883 रुपए हो गई है और इस साल अब तक इसमें कुल 302.50 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत दी गई है। वे प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 300 रुपए की सब्सिडी प्राप्त करते रहेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती कीमतों से घरों और छोटे कारोबारों पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।